तारा अपनी गरीब बहू कोमल और बेटे अतुल के साथ रहा करती थी, क्योंकि तारा की बहू एक गरीब परिवार से थी और दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई थी। इसलिए तारा अपनी बहू को जरा भी पसंद नहीं करती थी। पर अतुल कोमल से बहुत प्यार करता था। बस यही वजह थी कि जब भी तारा अतुल को दूसरी शादी करने के लिए कहती तो अतुल शादी के लिए साफ इनकार कर दिया करता। अरे बेटा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तू जानता है ना हम कितने गरीब हैं, पर फिर भी ना जाने तूने इस गरीब लड़की में क्या देखा जो इस गरीब लड़की से शादी कर ली। अरे इस घर की बहू इसे बनाकर क्यों ले आया? माँ बस करो, कोमल मेरी बीवी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आप उसे गरीब कैसे बोल सकती हो जब हम खुद मिडिल क्लास से हैं। मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, पर हम इस भिखारन जितने गरीब नहीं है जो शादी में 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। तू जानता है ना इस गरीब लड़की की वजह से पूरे गांव में मेरी नाक कट गई। सब मुझे ताने देते हैं, बोलते हैं क्या हुआ तारा बहन, तुम अमीर बहू नहीं लाई? माँ मैं परेशान हो चुका हूँ आपके इस रोज रोज के नाटक से। इस तरह से अतुल गुस्से में घर से चला जाता है और तारा अपना सारा गुस्सा अपनी बहू कोमल पर उतारती है। करमजली ने पता नहीं मेरे बेटे को क्या खिला दिया जो मेरा बेटा इस कलमुही के आगे पीछे घूमता रहता है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई ऐसी गरीब बहू पाकर। माँ जी मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं गरीब हूँ और दहेज भी कुछ लेकर नहीं आई, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालें। देख कैसे जुबान खुलने लगी है, सब मेरे बेटे की वजह से हो रहा है ये सब, वरना तुझ जैसी लड़की की क्या मजाल जो मेरे सामने भी खड़ी रह सके। इतना बोलकर तारा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका बीपी हाई हो जाता है और उसे घबराहट होने लगती है। अब जल्दी से कोमल अपनी सास को बीपी की दवाइयाँ देती है, जिसे खाने के बाद तारा का बीपी कंट्रोल हो जाता है। पर तारा की दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। ये देखकर कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी आपकी दवाई खत्म हो चुकी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं आपकी दवाई ला दूं। मैं तुझे पैसे दे दूं ताकि तू मेरे पैसे खा जाए? अरे अगर मुझे खुद पैसे देकर दवाई लानी है तो मैं खुद ही क्यों ना लेकर आ जाऊं अपनी दवाई। तारा को कोमल पर जरा भी विश्वास नहीं था, इसलिए ऐसी हालत में भी तारा खुद अपनी दवाइयाँ लेने के लिए बाहर चली जाती है। पर अफसोस तारा की दवाइयाँ इतनी महंगी होती है कि उसके पैसे कम पड़ जाते हैं। भैया मेरा घर पास में ही है, शाम को जब मेरा बेटा आएगा तो मैं बाकी के पैसे तुम्हें दे दूंगी। माँ जी मैं जानता हूँ आप शाम को पैसे दे दोगी, पर मुझे अपने मालिक को हिसाब देना होता है। पता नहीं क्या जमाना आ गया है, अब तो कोई किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहता। ले कलमुह अपनी दवाई रख, मुझे नहीं चाहिए तेरी दवाई। शाम को जब मेरा बेटा आएगा तब ले आऊंगी सारे पैसे देकर ये सारी दवाई। तारा दवाइयाँ देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पूजा नाम की एक अमीर लड़की आती है और दुकानदार को दवाई के सारे पैसे देकर दवाई खरीद लेती है और तारा के हाथों में देते हुए उससे कहती है, आंटी जी ये लीजिए दवाई, मैंने आपकी पूरी पेमेंट कर दी है। और एक बात, आपने जो दवाई ली है ना वो बीपी की है, इसीलिए आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर लीजिए, वरना आपका बीपी ना कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जीती रहे बेटा, काश कि तेरी जैसी बहू मुझे मिल पाती, पर मुझ बुढ़िया की तो किस्मत ही खराब है। आंटी जी आप अपनी किस्मत को क्यों दोष देती हैं? मुझे बताइए ना आपका घर कहाँ है, मैं आपको अपनी कार से आपके घर छोड़ दूंगी। क्या कार से? अब पूजा तारा को अपनी बड़ी सी गाड़ी दिखाती है। तारा आज से पहले कभी भी गाड़ी में नहीं बैठी थी, इसलिए फटाफट उस कार में बैठ जाती है और तारा को उसके घर छोड़ देती है। पूजा तारा को घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी तारा उससे कहती है, अरे बेटी तूने मेरी इतनी मदद करी है, कम से कम खाना तो खा कर जा। वैसे आंटी जी मुझे ना लेट हो रहा है, लेकिन आप इतने प्यार से कह रही हैं तो खाकर जरूर जाऊंगी। कितनी प्यारी लड़की है और कितनी अमीर, बिल्कुल वैसी लड़की जैसे मैं अपने घर में चाहती थी। अब मैं इस लड़की की शादी अपने बेटे से कराऊंगी। अब तारा मन ही मन पूजा को अपने घर की बहू बनाने की ठान लेती है। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और तारा किसी न किसी बहाने पूजा को घर बुलाती है और खुद भी अतुल के साथ पूजा के घर जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और पूजा भी अतुल को पसंद करने लगती है। बेटा मैं जानती हूँ
तुझे मेरा बेटा बहुत पसंद है। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा शादीशुदा है, इसीलिए तुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरी वो गरीब सौतन तेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगी। उसका तो ना होना या होना ही एक बात है, बस तू शादी के लिए हाँ कर दे। आंटी जी, मुझे ना ये रिश्ता मंजूर है। वैसे भी इस दुनिया में मेरा है ही कौन, पापा थे जो कि कुछ दिन पहले ही चल बसे। अब मैं जब भी किसी बूढ़े इंसान को देखती हूँ ना, तो मुझे उनसे हमदर्दी हो जाती है, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब बहुत जल्द तारा अतुल को पूजा से शादी करने के लिए कहती है, पर अतुल इसे शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद तारा खुदकुशी करने की धमकी देती है। अतुल जी, माँ जी की जिद मान लीजिए, वो आपकी शादी करवा कर ही रहेंगी, और अगर आपने दूसरी शादी नहीं की तो सच में वो खुदकुशी कर लेंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ जी को कुछ हो। कोमल के कहने पर मजबूरन अतुल पूजा से शादी कर लेता है, और इस तरह से तारा अपनी गरीब बहू के लिए उसकी अमीर सौतन ले आती है। पर घर में आते ही पूजा अपना असली रंग रूप सबको दिखाने लगती है। माँ जी, मैं और अतुल ना ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। आप अपनी इस गरीब बहू के साथ यहीं रहो, मैं इस गांव में तो बिल्कुल नहीं रह सकती। पूजा बहू, ये सब क्या कर रही है? मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी, और इस गरीब के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, गरीब तो आप भी है ना, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ यहाँ रह रही थी। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि आपने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया है? यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, बल्कि मैंने आपके बेटे को पसंद किया है। पहली बार ही जब मैंने आपके बेटे को देखा था ना, तभी मेरा दिल उस पर आ गया था। बस फिर क्या था, फिर मैं आपके घर की निगरानी रखने लगी। फिर मुझे पता चला कि आप गरीब हैं और गरीबी में अपनी गरीब बहू के लिए अमीर सौतन ढूंढ रही हैं। बस इसी चीज का फायदा उठाया मैंने। अपनी अमीर बहू की बातें सुनकर तारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद तारा को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। अब पूजा अतुल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, पर अतुल कहीं नहीं जाता और पूजा को छोड़ देता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा सच कभी नहीं पता चलेगा? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारा सच बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, निकलो मेरे घर से। हम गरीब बहुत खुश हैं बिना तुम्हारे। इस तरह से अतुल अपनी दूसरी बीवी को घर से निकाल देता है, जिसके बाद वो सब एक बार फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। और फिर कभी तारा अपनी गरीब बहू को उसकी गरीबी के लिए ताना नहीं देती। नैना अपनी सास विनीता और 10 साल की बेटी पिंकी और पति शिव के साथ एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहा करती थी। नैना और उसका ससुराल काफी गरीब था, पर शिव अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता कि वो अपने परिवार वालों को सारी सुख सुविधा दे। इसलिए शिव ने कड़ी मेहनत करके खुद मिट्टी का कच्चा घर भी बनाया था। नैना, अब हमारा घर पूरी तरह से तैयार है। अब चाहे सर्दी आए या गर्मी, हम चारों इस घर में आराम से रह सकते हैं। पापा, मानना पड़ेगा, आपने तो बहुत सुंदर घर बनाया है। हाँ बेटा, अब तक का ये सबसे अच्छा घर है। बस बाढ़ के मौसम में हमारा घर बचा रह जाए, इस बार हमारा घर टूटे ना बस। माँ जी, अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या शिव जी को काम पे भी जाने देंगे? आपको काम पे नहीं जाना क्या? जाना तो है, पर ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब मैं अपने परिवार वालों के साथ साथ रह पाता हूँ। अच्छा माँ, मैं काम पर जाता हूँ। शाम को जब घर आऊंगा तो फिर हम सब बैठकर एक साथ अपने इस छोटे से घर में बात करेंगे। इस तरह से शिव काम के लिए चला जाता है, लेकिन शाम को आते हुए शिव का कार एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शिव की मृत्यु के बाद नैना के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माँ, क्या पापा अब कभी नहीं आएंगे? क्या पापा सच में हमसे बहुत दूर चले गए? क्या वो भी दादू की तरह स्टार बन गए हैं? हाँ बेटा, अब तेरे पापा हमारे बीच नहीं रहे। वो हमारे रहने का बंदोबस्त करके गए हैं और अब मैं और तेरी दादी ही तेरा ख्याल रखेंगे। तेरे पापा का सपना पूरा करेंगे, तुझे शहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। शिव की मृत्यु के बाद नैना और उसकी सास विनीता काम करना शुरू कर देती हैं। दोनों सास बहू काफी मेहनत करती हैं और आखिरकार नैना गांव के मुखिया से बात करके पिंकी को शहर पढ़ने के लिए भेज देती है और हॉस्टल में उसका दाखिला करवा देती है। पिंकी तो अपनी दादी और माँ से दूर एक हॉस्टल में रह रही होती है, पर गांव में नैना और विनीता जो भी कमाती वो सारे पैसे पिंकी की पढ़ाई के लिए बचा लेती और बचे हुए पैसों से अपना घर चलाती।
बहू, तूने पिंकी की पढ़ाई के लिए पैसे निकाल दिए है ना? जानती है ना इस महीने की फीस भरनी है। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पिंकी की फीस के लिए अलग से ही पैसे निकाल के रख दिए थे, और अब जो पैसे बचे हैं इन पैसों से इस महीने का खर्चा निकल जाएगा। इस तरह से दोनों गरीब सास बहू मेहनत मजदूरी करके पिंकी को पढ़ाती लिखाती। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी एक दिन अचानक से आंधी तूफान चलती है और भारी वर्षा होती है, जिसमें नाना का मिट्टी से बना कच्चा घर टूट जाता है। माँ जी, इस तूफान ने तो हमारा घर ही छीन लिया हमसे। कितनी मेहनत और प्यार से उन्होंने इस घर को बनाया था। अब इस आंधी तूफान के कारण ये घर तो हमसे छिन गया है। अब हम गरीब सास बहू कहाँ रहेंगे? बहू, मुझे भी समझ नहीं आ रहा अब हम सास बहू का क्या होगा। हमें तो शिव की तरह घर भी बनाना नहीं आता। इस तरह से दोनों सास बहू पूरी रात अपने घर के बाहर बिताती हैं। अगली सुबह कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में आते हैं और विनीता से बात करते हैं। माँ जी, सरकार ने हम घर में शौचालय बनाने का बिल पास किया है। इस बिल में आपका भी नाम है, इसलिए आपके भी घर में शौचालय बनवाया जाएगा। आप हमें जगह बता दीजिए जहाँ आप शौचालय बनवाना चाहती हैं। बेटा, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है जहाँ हम शौचालय बनवा सके, और वैसे भी हमें शौचालय से ज्यादा तो घर की आवश्यकता है। कल रात को ही तेज आंधी तूफान आया था जिससे हमारा घर टूट गया। माँ जी, माफ करना, इससे हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए आप हमारा बिना समय खराब किए हमें जगह बता दीजिए ताकि कारीगर अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर सके। सरकारी कर्मचारी की बात सुनकर नैना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और अभी हमें 4 दीवारी की जरूरत है। सरकार हमारे लिए जो शौचालय बनवाएगी वो बेहद मजबूत होगा, तो क्यों ना हम घर की जगह शौचालय बनवा लें। शौचालय बन जाने के बाद शौचालय को ढककर उसी में रहने लगेंगे। विनीता और नैना के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने घर की जगह पर सरकारी शौचालय बनवा लेती है। शौचालय बन जाने के बाद दोनों सास बहू मिलकर शौचालय के पोर्ट को बंद कर देती हैं और सीट को पूरी तरह से ढक देती है और उसी शौचालय को अपना छोटा सा घर बना लेती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल बाद पिंकी अपने दोस्तों के साथ अपने घर आती है। माँ जी, हमारी पिंकी कितनी बड़ी हो गई है। आज 10 साल बाद देख रही हूँ अपनी पोती को। अपनी पोती को देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। पर पिंकी बेटा, तेरे साथ ये लोग कौन है? माँ, दादी, ये लोग मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, पर इन्हें फिर भी मेरा घर देखने के लिए आना था, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। आंटी जी और दादी जी, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, इसलिए हमने पिंकी से कहा कि वो हमें अपने गांव ले चले ताकि हम सब मिलकर आपकी मदद कर सके। आप लोगों ने बहुत गरीबी झेली है और बहुत दिन रह लिया इस टॉयलेट में। अब आप लोग के पास भी अपना खुद का मकान होगा। सरकार ने कई सारी पेंशन भी निकाली है। ये पेंशन क्या होती है बेटा? और वाला सरकार हमें घर बनाकर क्यों देगी? हमें क्या करना होगा अपने घर के लिए? माँ, दादी, अब आप दोनों को कुछ नहीं करना। जो करना है अब मुझे करना है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको आपका हक दिलवाऊंगी। आखिर शहर में मैंने पढ़ाई करी है और मुझे सब पता है कि किस तरह से सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और उनका लाभ हम गरीबों को कैसे मिल सकता है। हाँ आंटी, बस आपको हमारे साथ सरकारी दफ्तर तक चलना होगा। वहाँ हम एक फॉर्म भरेंगे, उस पर आप दोनों के अंगूठे लगेंगे, फिर बहुत जल्द हमारा काम हो जाएगा। हाँ दादी, अब हमारा खुद का घर बन जाएगा। तब आप दोनों आराम से रहना इस घर में और मैं शहर में नौकरी करूंगी और कुछ दिनों बाद मैं आप दोनों को भी अपने साथ शहर ले जाऊंगी और बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। बहुत देख ली हमने गरीबी और बहुत साल बिता लिए आप दोनों ने इस शौचालय में। सुन रही है ना नैना बहू, बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले। अब हम इस गरीब सास बहू को ज्यादा दिन तक इस शौचालय में नहीं रहना होगा। एक बार फिर से हमारा खुद का घर होगा। जैसे जैसे शिव ने हमारे लिए घर बनाया था, उसी तरह अब उसकी बेटी भी हमें घर बना कर देगी। जिसके बाद पिंकी और उसके दोस्त उसकी दादी माँ और उसकी छोटी सी वीडियो बनाते हैं और उनकी इस अपील को सरकार तक पहुंचाते हैं। जिसके बाद सरकार विधवा और गरीब सास बहू को पेंशन और कुछ पैसे देते हैं, जिससे दोनों गरीब सास बहू मिलकर अपना छोटा सा घर बनवाती हैं।
और बहुत जल्द पिंकी भी शहर में नौकरी करने लगती है, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। राकेश नाम का एक व्यक्ति गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए जाता है और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो शहर में ही रहकर काम करने लगता है। बहुत जल्द राकेश की सरकारी नौकरी लग जाती है और वो शादी करके शहर में ही शिफ्ट हो जाता है। शादी होने के कुछ दिनों बाद उसकी बीवी कमला एक दिन उससे कहती है, अच्छा सुनिए जी, आखिर हम कब तक कंपनी के दिए हुए घर में रहेंगे? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, क्यों ना हम अपना खुद का घर खरीद लें? बोल तो तुम ठीक रही हो, चलो हम कल ही डीलर से बात करके आते हैं। अगले दिन होते ही राकेश कमला को लेकर डीलर के पास जाता है, जहां डीलर उसे 2-3 घर दिखाते हैं, जिसमें से एक घर जिसके अंदर स्विमिंग पूल बना होता है वो कमला को बहुत पसंद आ जाता है और कमला राकेश से कहती है, राकेश मुझे ये घर बहुत पसंद है और मुझे यही घर लेना है क्योंकि घर में स्विमिंग पूल है और देखो ना घर कितना सुंदर है और घर के अंदर कितना बड़ा स्विमिंग पूल भी है। आप तो जानते हैं ना कि मुझे स्विमिंग पूल कितना पसंद है। अरे हाँ कमला, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा डीलर साहब, आप हमें घर दे दीजिए। ठीक है साहब, तो फिर ये लीजिए इस घर की चाबी और चलिए कुछ कागजात कार्रवाई कर लेते हैं ताकि आप लोग जल्द से जल्द अपने इस नए घर में रहने के लिए आ सकें। डीलर राकेश के हाथ में चाबी दे देता है और वो घर उसके नाम कर देता है, जिसके बाद डीलर खुद से मन ही मन बोलता है, भगवान का शुक्र है कि इस मनहूस घर से मेरा पीछा छूटा और आखिरकार ये घर बिक गया। अब मुझे क्या, मैं तो यहाँ से अपना मुंह छिपाकर भाग जाऊंगा ताकि ये दोनों पति पत्नी मुझे कभी ना ढूंढ सके। राकेश से पैसे लेकर डीलर वो शहर छोड़कर चला जाता है। वहीं राकेश कमला के साथ उस घर में रहने के लिए आ जाता है, जहाँ कमला स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर उसे निहारने लगती है। यह देखकर राकेश कमला से कहता है, अरे कमला, अब ये घर पूरी तरह से हमारा है। अभी बहुत रात हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं। कल सुबह होते ही मुझे इस पूल में नहला देना और इसे मन भरकर निहारती रहना। क्या राकेश जी, आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो घर देख रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इस बड़े से स्विमिंग पूल को भी देख लिया जाए। वैसे हमने नया घर लिया है, हमें पार्टी तो रखनी ही चाहिए। बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो कमला, पर पार्टी रखने से पहले ये अच्छी खबर मुझे अपने बचपन के साथी कुलदीप को देनी है। इतना बोलकर राकेश अपनी जेब से फोन निकालता है और अपने दोस्त से बात करता हुआ वहां से चला जाता है। तो वहीं कमला अब भी स्विमिंग पूल के पास खड़ी होती है और वो जैसे ही वहां से जाने लगती है उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज सुनकर कमला खुद से बोलती है, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जो कोई भी रो रहा है उसकी आवाज में कितना दर्द लगता है। इतना बोलकर कमला वहीं रुक जाती है और स्विमिंग पूल के अंदर देखने लगती है, परंतु उसे स्विमिंग पूल के अंदर कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद कमला वहां से जाने लगती है कि तभी स्विमिंग पूल से एक हाथ बाहर निकलता है और वो कमला का पैर खींचकर उसे स्विमिंग पूल के अंदर डुबो देता है। और कुछ देर बाद एक चुड़ैल बाहर निकलती है और वो चुड़ैल कमला का रूप लेकर खुद से बोलती है, बहुत दिनों बाद इस घर में कोई रहने के लिए आया है और बहुत जल्द इस घर में पार्टी होगी। उस पार्टी में आए आधे से ज्यादा लोगों को मैं मार डालूंगी और इसमें मदद करेगी ये औरत, और इस औरत का रूप लेकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना बोलकर कमला राकेश के पास जाती है और वो दोनों रात में सो जाते हैं। सुबह राकेश का दोस्त अपनी बीवी सुधा के साथ आता है। जब कुलदीप अपने दोस्त राकेश से बैठकर बहुत सारी बातें करता है तो वहीं राकेश के कहने पर कमला सुधा को अपना स्विमिंग पूल दिखाने के लिए ले जाती है, जहां सुधा कमला से बोलती है, घर के अंदर इतना बड़ा स्विमिंग पूल, तुम जानती हो कमला, आज से पहले मैंने सिर्फ सुना था कि घर में लोग बड़े स्विमिंग पूल रखते हैं, पर आज अपनी आंखों से देख लिया। काश कि मेरे पति भी शहर में ही काम कर पाते तो आज हमारे पास भी एक स्विमिंग पूल जैसा बड़ा सा घर होता। इसे तुम अपना ही स्विमिंग पूल समझो सुधा बहन, चलो इसके मजे लेते हैं हम दोनों। क्या तुम इस स्विमिंग पूल के अंदर एक बार नहाना नहीं चाहोगी? अरे नहीं नहीं कमला बहन, मुझे इस स्विमिंग पूल में नहाने में शर्म आती है और मुझे स्विमिंग पूल में नहाना भी नहीं आता। तुम्हें मैं सिखा दूंगी, चलो स्विमिंग पूल के अंदर चलते हैं।
इतना बोलकर कमला खुद स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे स्विमिंग पूल के अंदर खींचने लगती है कि तभी वहां पर कुलदीप और राकेश आ जाते हैं। कमला को सुधा जबरदस्ती पानी के अंदर बुला रही होती है। यह देखकर राकेश कमला से बोलता है, कमला, जब सुधा बोल रही है कि वो कल तुम्हारे साथ स्विमिंग पूल में नहाएगी तो तुम आज उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो? और कल वैसे भी पार्टी है, तुम्हें ही तो अब पार्टी की अरेंजमेंट करनी है। मैं देख रहा हूँ कि तुम जब से इस घर में आई हो हर समय स्विमिंग पूल के ही पास बैठी रहती हो। राकेश की बातें सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है और वो खुद से मन ही मन कहती है, दिल तो कर रहा है कि इन सभी को एक साथ स्विमिंग पूल के अंदर डुबो कर मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस एक दिन की बात है, जब कल पार्टी होगी और घर में मेहमान आएंगे तब मैं एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दूंगी और अपनी भूख शांत करूंगी। अगर अभी इन लोगों को मेरा असली रूप पता चल गया तो ये लोग भाग जाएंगे, इसीलिए मुझे बस थोड़ा सा और सब्र करना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल शांत हो जाती है और स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाती है। अगले दिन राकेश के घर में पार्टी होती है, इसीलिए उसके घर में काफी सारे मेहमान आए हुए होते हैं। इसी बीच एक औरत बात करती हुई स्विमिंग पूल के पास जाती है और वो चुड़ैल उस औरत को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डालती है, परंतु ये सब कुछ सुधा देख लेती है, जिसके बाद वो भागती हुई राकेश के पास जाती है और सारी बात उसे बता देती है। परंतु राकेश को सुधा की बात पर विश्वास नहीं होता और वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देखने के लिए स्विमिंग पूल के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी कमला एक आदमी को स्विमिंग पूल में डुबो रही है। यह देख राकेश कमला से बोलता है, कमला, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब हमारे मेहमान हैं और तुम एक एक करके हमारे मेहमानों को मार रही हो। मैं तेरी कमला नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ जो बरसों से स्विमिंग पूल में थी। तुम लोगों के आने के बाद मैं आजाद हुई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं अपना शिकार कर रही हूँ। परंतु जब से ये सुधा आई है तब से इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, इसीलिए अब मैं सबसे पहले सुधा को मारूंगी। इतना बोलकर कमला सुधा को स्विमिंग पूल में डुबोने लगती है। तभी कुलदीप गंगा जल लेकर आ जाता है और स्विमिंग पूल में डाल देता है, जिस वजह से चुड़ैल सुधा को छोड़ देती है और सुधा स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाती है और राकेश से बोलती है, राकेश भाई साहब, इस चुड़ैल को खत्म करने का एक ही तरीका है, हम मिट्टी तेल डालकर स्विमिंग पूल में आग लगा देते हैं। और स्विमिंग पूल में मेरी बीवी कमला है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राकेश भाई, इस चुड़ैल ने तेरी बीवी को मार डाला है, अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो ये हम सबको मार डालेगी। सुधा और कुलदीप की बात सुनकर राकेश अपने घर से मिट्टी का तेल लेकर आ जाता है और उस स्विमिंग पूल में डालकर उसमें आग लगा देता है। स्विमिंग पूल में आग लगने के साथ ही उस चुड़ैल के शरीर में भी आग लग जाती है और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है, जिसके बाद राकेश वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और सुधा भी अपने पति कुलदीप के साथ वापस गांव चली जाती है।